last workshop. So इसके बाद I guess there will be some more opportunities and some more doors for you in terms of learning about air pollution and how you guys can be a part of air pollution in combating air pollution against this thing. Either अगर आप किसी इंडस्ट्री के अंदर रहना चाहते हैं, अगर आप अपार्ट फ्रॉम किसी इंडस्ट्री के किसी यूएन के ऑर्गेनाइजेशन या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के आप हिस्सा होना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। दिस इज मोहम्मद दानियाल कमाल। मेरा ताल्लुक दी ब्राक एसोसिएशन और रिएट से है एंड ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये यूथ लेड रन हो रही हैं एंड दिस workshop series on air pollution and its related solutions is brought to you by these two organizations। and इस workshop series के अंदर हम लोगों ने total 5 topics को अभी तक जिक्र कर लिया था and आज इसका एक topic है। and apart from this thing we talked about some of the major aspects of air pollution के air pollution के क्या sources and causes and what are its impacts। उसके बाद हम लोगों ने इसके technological solutions पर बात की थी। then we talked about the policy and regulations workshop के एक तरीके से कि कौन कौन सी ऐसी policies हैं या regulations हैं जो कि air pollution के हिसाब से हमें अपनाने चाहिए, उनके कहाँ पे हमारे पास अभी भी फर्दर है डोर है रूम फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए। उसके बाद जो हमारे पास वर्कशॉप नंबर 4 थी उसके अंदर हम लोगों ने एयर पोल्यूशन की हिस्ट्री को देखा था एंड हाउ इट इज इंटरलिंक्ड विद द क्लाइमेट चेंज। हमने उस चीज़ को थोड़ा सा जिक्र किया था। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट उसके बाद हम लोगों ने जो बात की थी वो की थी कि एयर पोल्यूशन के अंदर हमारे पास मेनली जो हम आपके यानी सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग है, हाउ इज दैट थिंग लिंक्ड विद द एयर पोल्यूशन एंड हाउ सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग रियली कंट्रीब्यूट्स फॉर कर्बिंग अगेंस्ट द एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स। तो हम लोगों ने इन चीज़ों को जिक्र किया था एंड आज की जो वर्कशॉप है ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप एक तरीके से इंडस्ट्रीज का पार्ट होंगे। लाइक अगर आप एक as being the policy makers, as being the industrialists, अगर आप किसी इंडस्ट्री का पार्ट बनेंगे एंड वहाँ पे अगर आपसे सवाल होता है कि हाउ वी कैन कर्ब अगेंस्ट द एयर पोल्यूशन, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा इस वर्कशॉप के मटेरियल को देख सकते हैं। आई एम बिलीविंग कि ये जो हमारे पास वर्कशॉप है ये चीज़ आपको जरूर मदद देगी। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट आवर जर्नी। सो टुडेज टॉपिक इज इंडस्ट्रियल एमिशन कंट्रोल एंड क्लीन प्रोडक्शन के इंडस्ट्रीज जो हैं किस तरीके से अपने एमिशन को कंट्रोल करती हैं। एंड लास्टली फिर हम लोग जिस बारे में बात करेंगे वो एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका जो भी नाम है वो शॉर्ट फॉर्म में हम उसे कहते हैं क्लीनर प्रोडक्शन सीपी, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नेम है जो कि यूरोपियन यूनियन ने मुतारिफ करवाया हुआ है हम उसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। एंड उसके ऊपर भी अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, अगर आप अपनी एक तरीके से पीएचडी करना चाहते हैं, सो दैट थिंग इज अ वेरी फास्ट डोमेन, उसके ऊपर अभी भी रिसर्च की जरूरत है। एंड आई बिलीव कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक उस चीज के ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रीज तो हैं लेकिन वी डू नॉट हैव एनफ प्रोजेक्ट्स जिसके थ्रू या जिसकी बदौलत हम उस चीज के ऊपर क्लीनर प्रोडक्शन के ऊपर जो कि यूरोपियन यूनियन ने उसको एक कॉम्प्लीट स्पेसिफिक टर्म दी हुई है उसके ऊपर हम रिसर्च कर सकें। सो फॉर having the research we need projects, and if the Pakistani government or the Pakistani private organizations or businesses cannot give you provide you any project, you may submit your proposal to the foreign countries universities जहाँ पे आपकी proposal accept होंगे for your research, and they will call you on their expense to have this kind of research in their countries at in their industries, ताकि आपके पास एक properly path create हो after your masters और after your PhD कि वही इंडस्ट्री फिर आपको आगे ले लेती है कि आपने इतना ज़्यादा आपने अपनी रिसर्च किया तो आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देते वो, एंड आपका एक तरीके से प्रॉपरली प्रोफेशन स्टार्ट हो जाता है इस मत के अंदर कि हाउ यू शुड वर्क इन टर्म्स ऑफ कर्बिंग या इन टर्म्स ऑफ मिनिमाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल एमिशंस होते क्या हैं। कि एक तरीके से इंडस्ट्रियल एमिशंस को समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंट्रोल समझने के लिए कि हम लोग ये देखेंगे कि ये है क्या, व्हाट का हम लोग पहले देखेंगे, फिर थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे क्यों होते हैं, थोड़ी सी हम इसके टाइप्स को भी जिक्र कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल एमिशन कंट्रोल जो है अभी अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट इन्वायरमेंटल चैलेंज बन चुका है हमारे टाइम पे। क्यों? क्योंकि इसके बहुत ज्यादा क्रिटिकल इम्पैक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिकल असरात हैं हमारी
पब्लिक हेल्थ के ऊपर। कौन कौन से सलात आते हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। रेस्पिरेटरी डिजीजेज आती हैं, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस आती हैं, कैंसर तक ये पाया गया है कि हमारे पास अगर हम एयर पोल्यूटेंट्स को एक्सपोज करेंगे तो वी विल बी गेटिंग कैंसर। फिर इसके अंदर हम लोग ये जो चीज लेकर आती है, वो रिजल्ट लेकर आती है मोर्टेलिटी को या मॉर्बिडिटी को। और ये भी कहा जा रहा है कि हमारे पास क्रोनिक इलनेसेस हो रही हैं और एक्यूट इलनेसेस हो रही हैं, और ग्लोबली हमारे पास नंबर जो प्री मेच्योर डेथ्स का है वो ज्यादा इंक्रीज कर चुका है, तजावुज कर चुका है 7 मिलियन पर ईयर के हिसाब से। लाइक नाउ ड्यू टू एयर पोल्यूशन 70 लाख से ज्यादा प्री मेच्योर डेथ्स हो रही हैं हर साल पूरी दुनिया के अंदर। द नंबर हैज एक्सीडेड 70 लाख, और इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश 7 मिलियन। और एक अच्छे सस्टेनेबल फ्यूचर को अचीव करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग मिटिगेट करें एयर पोल्यूशन को। और इसके लिए फिर हम लोग ज़रूर हमें ये समझना पड़ेगा कि ये अर्जेंट है, ये इम्पेरेटिव, हमें एक्शन लेना पड़ेगा ताकि हम लोग कंटिन्यूसली एडवांस करते रहें इन आने वाले सालों के अंदर, और हम लोग एमिशन को कंट्रोल करें। और इंडस्ट्रियल के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर जो चल रही होती हैं, हम उसके अंदर उनके प्रोसेसेस को ग्रेटर तौर तरीके से एफिशिएंट बनाएं। और इसके लिए फिर हमारे पास जो एक टूल आता है, हम उस टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम हम लोग देते हैं कि हाउ थ्रू द रेगुलेशंस एंड हाउ थ्रू द एडवांस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस वी कैन प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। तो अब अगर हम लोग बात करें कि व्हाट आर इंडस्ट्रियल एमिशंस। इंडस्ट्रियल एमिशन हम लोग रेफर करते हैं ऐसे पोल्यूटेंट को जो हमारी एयर के अंदर रिलीज हो रही होती हैं। किसकी बदौलत? सबसे पहले तो ये रिलीज हो रही होते हैं ड्यू टू द फैक्ट्रीज, ड्यू टू द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। हमारे पास फैक्ट्रीज की वजह से रिलीज होते हैं, और दूसरा हमारे पास आप कह रहे हैं जो इंडस्ट्रियल आप कह रहे हैं ये एमिशन है, ये रिलीज हो रही है ड्यू टू दी इंडस्ट्रीज। अब इसके बाद अगर हम एक और चीज बारे में जिक्र करें इसके अंदर, तो हमारे पास एक और चीज आती है कि ये इंडस्ट्रियल एमिशन होते हैं, ये इंक्लूड करते हैं पार्टिकल्स, केमिकल्स, जो इंसानी सेहत को भी नुकसान पहुंचाती है एंड आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर भी नुकसान पहुंचाती है। एंड आप एक तरीके से इस पर लड़ने के लिए यू हैव टू फाइट अगेंस्ट इट, यू हैव टू वर्क अगेंस्ट इट। और फिर अगर मैं आपसे एक और चीज का थोड़ा सा जिक्र करूं, अगर हम लोग बात करें आगे बढ़ने से पहले कि हमारे पास कॉमन पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, एयर पोल्यूटेंट्स ड्यू टू दैट आर रिलीज्ड कॉमनली ड्यू टू आवर इंडस्ट्रीज। तो हमारे पास 5 एयर पोल्यूटेंट्स। एक है हमारे पास नॉक्स, एक होते हैं हमारे पास सॉक्स, एक होते हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, जिसको हम थोड़ा सा आगे जाके जिक्र करेंगे। एक आते हैं हमारे पास वीओसीज, जिसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास वीओसीज, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है वो है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और दूसरा हमारे पास जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, ज्यादा मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ जिसे डेंजरस है, वो है हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर, पीएम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। सो दीज आर लाइक the major or the most common pollutants that are being produced by the industries। तो अब हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। और एक ये चीज भी समझना जरूरी होगी कि हमारी नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इंडस्ट्रीज हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। हम लोगों को बाकी चीजों के साथ साथ इसको भी देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्रीज होंगी तो हमारे पास पैसा आएगा। और फिर हमारे पास जो पोल्यूटेंट्स इसके अलावा हमारे पास इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसे एमिट हो रही है, तो वो कौन कौन से हैं? वो हमारे पास उसके अंदर फिर मीथेन भी आ जाते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम द मीथेन फिर हमारे पास थोड़े से सॉक्स के भी आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सल्फर ऑक्साइड्स आ जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकते हैं, सल्फर ऑक्साइड हो सकते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो सकते हैं, जो कि तीनों के तीनों खतरनाक हैं। तो ये सारी चीजें भी आ जाती हैं, और ये सारे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और रिलीज हो रहे होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एज बाय प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। हमारे पास इंडस्ट्रीज के प्रोसेसेस की जो मेजर प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमारे एनर्जी होते हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है। और बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो हम लोग रिलीज कर रहे होते हैं विद द मेन प्रोडक्ट्स। इन मेन प्रोडक्ट्स के साथ जो हम लोग रिलीज करें इनटू आवर एटमॉस्फेयर, वो ये हमारे पास पोल्यूटेंट्स है, और जो कि अभी हम लोग ने जिक्र किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, हमारे पास ये पोल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे होते हैं एनर्जी ऑपरेशन से, ट्रांसपोर्टेशन से, या स्टोरेज एक्टिविटीज के अंदर जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज के अंदर होते हैं, लाइक वेयर हाउसेस के अंदर। क्योंकि वेयर हाउसेस को भी एक तरीके से एक टेम्परेचर पे रखना है, या एक तरीके से उनको भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। बिकॉज अगर आप एक टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे, माइट भी आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली थोड़ा सा डिसोरिएंट हो जाए, उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाए, उसकी जो फिजिकल या केमिकल कॉम्पोजिशन है माइट बी इट गेट्स चेंज्ड। और ये जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिलीज होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और परसिस्टेंट होते हैं। लाइक दे विल नॉट
get decomposed, they will not get break down very easily. It will take them really a long time, और इनका फिर अल्टीमेटली हमारी एयर क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग इफेक्ट है। और ग्लोबल फिनोमेना के एतबार से अगर देखा जाए तो हमारा क्लाइमेट चेंज जो है, हमारे पास जो हमारी इकोसिस्टम का एसिडिफिकेशन हो रही है, लाइक इकोसिस्टम एसिडिफिकेशन बना दी है कि हमारी इकोसिस्टम जो है की जो पीएच है वो चेंज हो रही है, एंड जो हमारे पास एक तरीके से हमारी फोटोकेमिकल स्मोक हो रही है। ये सारा का सारा हमारे बिल रास्ता या बिना रास्ता एयर पोल्यूशन के साथ लिंक है। एंड एयर पोल्यूशन के अंदर भी इन पोल्यूटेंट्स के साथ जो ये रिलीज हो रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, एंड इकोसिस्टम एसिडिफिकेशन मेनली हो रही है ड्यू टू द एसिड रेन जो हमारी एयर पोल्यूशन का हिस्सा है। और जो क्रोनिक एक्सपोजर होता है इन पोल्यूटेंट्स के साथ हमारा, वो डायरेक्टली एसोसिएट होता है हमारी सीरियस ह्यूमन हेल्थ के साथ, हेल्थ के इम्पैक्ट के साथ, जो कि भी मैंने आप लोगों के साथ शुरुआत में जिक्र कर लिया था। और अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हमारे पास एक और चीज आती है कि ये जो हमारे पास पोल्यूटेंट्स होते हैं ये अनप्रेजेंटली तौर पे ये ऑर्डर्स होते हैं, इनकी एक महक होती है। आप इनमें से कुछ को एक तरीके से प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन कुछ को आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और कुछ हमारे पास कलर चांसेस होते हैं। और ये बेसिकली इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा होता है जब ये हमारी साथ एक्सपोज होते हैं, लाइक व्हेन वी इनहेल देम, व्हेन वी गेट टच बाय देम, या व्हेन वी डाइजेस्ट देम। डाइजेशन इसी की होगी आइदर बाय ड्रिंकिंग वाटर और बाय ईटिंग द फूड, क्योंकि हमारे बिल वास्ता मतलब आपसे हमारे फूड के साथ वाटर भी ईटिंग द फूड, so due to these things they will enter into our body and they will cause some serious health effects, जिसमें वही रेस्पिरेटरी डिजीज, हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज आ जाती हैं, और हमारे पास ऑन्कोलॉजिकल डिजीज आ जाती हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो हम साइंटिफिक एविडेंस को एक्यूमुलेट करते हैं तो ये बताता है हमें कि इंडस्ट्रियल एमिशंस ना सिर्फ हमारी इन्वायरमेंट को डिग्रेड करें, तो हमारी स्थानीय सेहत के प्रति एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल थ्रेट है। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो लेट मी जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब सवाल आता है कि हमारे पास सोर्सेज हैं इंडस्ट्रियल एमिशंस, लाइक वी आर टॉक कि हमारे पास ये इंडस्ट्रियल एमिशंस होती हैं, हम इनके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन व्हाट आर द मेनली सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशन, इंडस्ट्रियल एमिशंस आ कहाँ से रही? तो जितनी भी हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं मोस्टली वो जनरेट कर रही होती है एमिशंस को, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है, जो उनकी क्वालिटी है, जो उनकी टाइप है, या जो उनकी एक कह रहे हैं आप मॉर्फोलॉजी है, वो डिफरेंशिएट कर सकती है। एंड इट डिपेंड्स मेनली कि वो इंडस्ट्री क्या चीज प्रोड्यूस कर रही है एंड किस तरीके से प्रोड्यूस कर रही है। और जो मैंने आपके पास में थोड़ी सी एग्जाम्पल्स है, आई गेस 5 हमारे पास हमारे एग्जाम्पल्स है जो ये इंडस्ट्रीज है, मैं आपको उनके हिसाब से बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास थर्मल पावर प्लांट, एंड इट इज फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री पे, कहते हैं कि थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एमिटर होते हैं। और एक थर्मल पावर प्लांट जो कंज्यूम करता है, आप कह लें एवरेज के तौर पे 1.5 मिलियन टन, अप्रोक्सीमेटली 15 लाख टन आपका कोयला एक थर्मल पावर प्लांट ऑन एन एवरेज कंज्यूम कर रहा होता है एनुअली, जो रिजल्ट करता है हमारे पास किस चीज को, 20,000 ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 4 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 40 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 8,000 टन ऑफ NOx एंड 5,000 टन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। अगर आप जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को भी देखें तो 4 मिलियन टन, इट्स रियली ह्यूज अमाउंट एज कम्पेयर टू द अदर थिंग्स। And all of these gases have really some serious effects on our health as well as the environment. उसके बाद आता है हमारे पास ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री। ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास ये इंडस्ट्री मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारी इंडस्ट्रियल गैस एमिशंस का, और ये प्राइमरीली रिलीज कर रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड, नॉक्स और हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये सब रिलीज हो रहा होता है जब हमारे पास जो क्रूड ऑयल होता है हमारा वो रिफाइन हो रहा होता है। एंड क्रूड ऑयल इज द वेरी रॉ फॉर्म ऑफ ऑयल जो कि हम लोग जमीन से निकाल रहे होते हैं। जब जमीन से हमारे पास हमारा जो ऑयल होता है वो ऊपर आता है, इट्स वेरी, आप कह लें अनरिफाइंड, इट्स वेरी रॉ। उसको रिफाइन करके हम लोग प्रॉपरली फॉसिल फ्यूल के तौर पे वो यूटिलाइज करते हैं। बिफोर रिफाइनिंग वो जस्ट क्रूड ऑयल कहलाता है, लेकिन आफ्टर रिफाइनिंग वी इट गेट्स द शेप ऑफ ऑयल। उसके बाद अगर हम स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी हमारे पास बहुत ज्यादा हैवी इंडस्ट्रीज हैं जो कि प्रोड्यूस कर रही हैं सब्सटेंशियल गैस एमिशंस को। और ये एस्टिमेट किया जाता है कि ऑन एन एवरेज 1 टन स्टील की प्रोडक्शन कर रही होती है 10,000 मीटर क्यूब
एक क्यूबिक मीटर मिक्स टेम्परेचर होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, मीथेन आएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड आएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड के अलावा हमारे पास आपके नॉक्स आएंगी, आपके सॉक्स आएंगी, तो 10,000 मीटर क्यूब। और ये भी कहा जाता है कि 100 किलो आपका पार्टिकुलेट मैटर रिलीज हो रहा होता है एयर के अंदर। और ये जस्ट अभी सिर्फ और सिर्फ डाटा है हमारे पास 1 टन ऑफ स्टील का। एक स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री दिन के अंदर, वी डू नॉट नो कि कितने ज्यादा टन के अंदर स्टील बनाते हैं। एंड इट्स जस्ट अभी प्रोडक्शन की बात हो रही है, फिर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, फिर ट्रांसपोर्टेशन के बाद जब स्टोरेज के ऊपर बात आती है, फिर उसके अंदर कितना है। एंड उस स्टोरेज जो वेयर हाउस के अंदर होती है, वहां से ट्रांसफर करके किसी के घर में लेके जाना है, किसी की शॉप पे लेके जाना, तो उसके अंदर कितना लगता है। एंड फिर उस शॉप से लेके जाके किसी के घर पे लेके जाना, या उस घर के अंदर उस स्टील का लगना, how much emissions are released in our atmosphere, we have literally no idea. फिर अगर हम बात करें ब्रिक्स एंड सिरामिक इंडस्ट्री, तो यस, हमारे पास जो ब्रिक्स होती है, ब्रिक किल्न्स होती हैं, या सिरामिक इंडस्ट्री होती है, वो भी प्रोड्यूस कर रही थी एमिशन को। और बेसिकली जो हमारे पास ईंटों के भट्टे के अंदर जब ईंटों को जलाया जा रहा होता है, उनको सख्त करने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए, या फिर सिरामिक प्रोडक्शन के अंदर, तो ये रिलीज कर रहे होते हैं हैजार्डस सब्सटेंसेस को, और बहुत ज्यादा हाई अमाउंट। और मेनली फिर हमारे पास जो रिलीज हो रहा होता है, वो रिलीज हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये एज मेनली द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर, जो कि सेवरली आपकी इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कर रही होती है। और ये कहा जा रहा होता है कि आपकी जो सीमेंट और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, वो भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस हो रही होती है। वो भी जो ये वाली इंडस्ट्रीज होती है, वो सिग्निफिकेंटली तौर पर गैस एमिशन को प्रोड्यूस कर रही होती है। और इसके अंदर जो गैस एमिशन हमारे पास आ रही होती है, वो सल्फर कंटेनिंग गैसेज होती है, जो कंट्रीब्यूट कर रही होती है आपकी एयर पोल्यूशन को, आपकी वाटर पोल्यूशन को, आपकी सॉइल पोल्यूशन को, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके एसिड रेन भी इसका पार्ट बन जाता है। एंड लेट मी जस्ट गिव यू अ फन फैक्ट, जो कि मैंने भी इसमें नहीं डाला था। जो हमारे पास कोल माइनिंग इंडस्ट्री होती है, कोयले की खदान से कोयला निकालने वाली इंडस्ट्री, जो उस खदान से कोयला निकालने का प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के अंदर भी हमारे पास टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स को, जिसको हम लोग टीएसपी शॉर्ट में कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 10, PM10 के नाम से, और बहुत सारी एमिशंस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये रिलीज हो रही होती हैं। एंड जो कोयले की खदान में काम कर रहे होते हैं, उनके पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं होते, दे डू नॉट वेयर मास्क, वो ऐसे ही सांस ले रहे होते हैं कोयले की खदान के अंदर। एंड उनको फिर 10, 15, 20 साल के बाद जाके पता चलता है कि हाउ देयर लंग्स आर गॉट डैमेज्ड। एंड उनको फिर मेरे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको ब्लैक लंग डिजीज होती है कोयले की खदान की वजह से। एंड जो ईंटों के भट्टे के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनको भी एक और डिजीज होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, it's known as silicosis, क्योंकि basically that's due to the sand particulates that are being inhaled from nostrils, and that goes directly into our lungs, and we those sand particles gets accumulated in our lungs, and फिर वो sand particulates बहुत छोटी छोटी होते हैं, तो हमारे लंग्स के अंदर वो डैमेज कर रहे होते हैं, वो अपना काम दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमें पता चलता है 10 साल के बाद जाकर कि हमारे लंग्स के अंदर ये डिजीज हो जाती है। बेसिकली फिर आप जब आप एक एक्सरे करवाते हो या एक MRI करवाते हो, तो आपके लंग्स के अंदर वो चीज शो हो रही होती है कि लाइक इट हैज फॉर्म्ड अ वेब, एक जाल बना चुके हैं, कि आपके लंग्स के अंदर एक एरिया के अंदर ये कॉलोनी है, वो लिंक कर रही है आपके लंग्स के दूसरे एरिया के साथ, ये इस कॉलोनी के साथ, दूसरे एरिया की इस कॉलोनी लिंक कर रही है इसके साथ, फिर इस तरीके से इसके साथ, इसके साथ, यानी ये एक जाल बनता चला जाता है, और आपके लंग्स के अंदर प्रॉपर्ली शो हो रहा होता है कि कितने हिस्से तक ये पहुंच चुके हैं। तो दिस इज लाइक रियली वेरी हार्मफुल फॉर आवर लंग्स। जब हम लोग एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं पहनते, PPEs, तो our health is at major stake, so we have to work for ourselves। उसके बाद अगर हम बात करें, तो अब हमारे पास आ जाते हैं रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, लेकिन यूरोपियन यूनियन के एतबार से। हमें पता है कि यूरोपियन यूनियन, यूरोप के अंदर हमारे पास 55 ममालिक आते हैं, और एक यूरोपियन यूनियन खुद। तो वी विल नॉट बी काउंटिंग यूरोपियन यूनियन, वी विल बी काउंटिंग द कंट्रीज इन द यूरोपियन रीजन। तो हमारे पास जो इंडस्ट्रियल रिलीज हो रही होती है एयर पोल्यूटेंट्स की, वो हमारे स्थानीय क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रही है, हमारे एटमॉस्फेयर को भी नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन ये देखा गया था कि पिछले डेकेड के अंदर, मतलब कि 2010 से 2020 के अंदर 4 साल ऐसे थे जिसके अंदर हमारे पास एमिशन ये डिक्रीज हो रही थी। अब वो जो 4 साल थे, वो थे 2010 से 2023 तक।
सॉरी 13 ईयर्स, लाइक पिछले डेकेड के अंदर और इस डेकेड के अंदर भी हमारे पास लाइक 2010 से लेकर 2023 तक हमारे पास एमिशन रिड्यूस हो रहे थे यूरोप रीजन के अंदर। और मेनली जो हमारे पास एमिशन हो रहे थे वो कौन कौन से थे, वो थे हमारे पास हमारी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही थी, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड थी, सल्फर ऑक्साइड्स थे, और बाकी जो हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर्स थे, पोल्यूटेंट्स थे, वो ये थे कि आपका PM10 था, हैवी मेटल्स रिलीज हो रहे थे आपके बहुत ज्यादा। हैवी मेटल्स के अंदर फिर आपका कैडमियम आ जाता था, आपका जिंक, आपका आर्सेनिक, आपका मरकरी बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा था। एंड मरकरी के अलावा भी हमारे पास आपके लेड था, जो कि बहुत ज्यादा आपकी इंसानी सेहत के लिए नुकसान थी। एंड फिर हमारे पास नॉक्स गैसेस भी आ रही थी। लेकिन फिर इनका जो नंबर था वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन करता चला जा रहा था। और ये कहा गया था कि यूरोपियन इकोनॉमी जो थी, जो हमारे पास इंडस्ट्रीज रिलीज कर रही थी, उन्होंने उनकी एफिशिएंसी बेहतर होने लग गई थी। जब एफिशिएंसी बेहतर होने लग गई थी तो इन सेक्टर्स के अंदर हमारे पास जो एमिशंस की रेशियो थी वो भी कम होने लग गई थी। आपकी एफिशिएंसी जब बेहतर होगी किसी इंडस्ट्री की, उसकी एमिशन रिड्यूस होने चले जाएंगे, चल स्टार्ट हो जाएंगी। एंड ये पिक्चर जो है वो उस चीज की काफी करती है। लेट मी जस्ट सी कि अगर ये हमारे पास अभी जूम होगा। आई गेस आपको जूम होता है नहीं नजर आ रहा, बट व्हेन आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स विद यू, सो आप इसको जरूर देखिएगा। uh, आपको देखिएगा, इट्स रियली अ ग्रेट फिगर। इसके अंदर मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि हमारे पास ग्रॉस वैल्यू है, जीबी है, जिसके अंदर हमारे पास ये सारी की सारी गैसेज आ जाती हैं। एंड हमारे पास एक ग्राफ दिखाया गया है कि 2010 के अंदर कहाँ पे हमारे पास हम लोग स्टार्ट थे, एंड 2010 से लेकर 2023 के अंदर हम लोग किस तरीके से हर एक एमिशन के जुमरे के अंदर वी आर रिड्यूसिंग इन द यूरोपियन रीजन, इन द यूरोपियन यूनियन। और फिर अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं तो ये किया गया था कि अब यूरोपियन यूनियन ने क्या निकाला था, यूरोपियन यूनियन ने निकाला था यूरोपियन यूनियन की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब उस पॉलिसी के अंदर बेसिकली ये था कि वो मॉनिटर कर रहे थे एयर पोल्यूटेंट्स के रिलीज को, जो ये समझा जा रहा था कि उनके गोल्स को अचीव करने के लिए एक की ट्रैकिंग प्रोग्रेस थी। उसके बाद दूसरा, अगर मैं बात करूं तो फिर एक और यूरोपियन यूनियन ने निकाला था आपके लिए इंडस्ट्रियल एमिशन के एतबार से एक, उनकी रिपोर्ट आई थी, उनका एक रेगुलेशन आया था जिसका जो पूरा नाम था वो था यूरोपियन पोल्यूटेंट रिलीज एंड ट्रांसफर रजिस्टर रेगुलेशन। लेकिन इसका मैं थोड़ा सा आपको फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ये बताता हूँ कि 2024 के अंदर ये निकला था। एंड उनको एक रीब्रांडिंग हुई थी। एंड वो बेसिकली कवर कर रहे होते हैं लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज जो रिलीज कर रही होती है एमिशंस को एक बहुत ज्यादा हायर अमाउंट्स के अंदर। ये भी कहा गया था कि हमारे पास रेगुलेशंस के साथ साथ हम लोग मॉनिटरिंग पर भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हम रेगुलेशंस को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड उन्होंने ये कहा था कि बेसिकली वी आर जस्ट रिड्यूसिंग द अमाउंट्स बाय द यूरोपियन यूनियन का एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, ETS। ETS अगर मैं आपको वैसे बताना चाहूँ तो ETS इज अ सिस्टम जिसके अंदर हमारे पास हम लोग एमिशन को ट्रेड कर रहे होते हैं विद वन कंट्री टू अनदर, और फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन विद इन अ कंट्री। एंड चाइना जो हमें अपने एमिशन को कंट्रोल कर रहा है, चाइना भी अपने एक तरीके से एमिशन को कंट्रोल कर रहा है बाय द ETS सिस्टम, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम या एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। इसके दो नाम है, you can call it by as emission trading system, you can call it as emission trading scheme. If you want, if you are interested to know about emission trading scheme, emission trading system, just search it on Google. It's really, आपको बहुत ज्यादा रिसर्च आर्टिकल्स मिलेंगे, रिसर्च आर्टिकल से आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी। एंड चाइना के अंदर इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, यूरोपियन रीजन के अंदर भी हमारे पास बहुत ज्यादा काम हो रहा है। US के अंदर मैं ज्यादा कहूंगा नहीं क्योंकि हमारे पास प्रेसिडेंसी चेंज हो गई है, प्रेसिडेंसी चेंज हुई है तो हमारे पास रेगुलेशंस कम होना स्टार्ट हो गए, कम आना स्टार्ट हो गया इन्वायरमेंट के एतबार से। तो अगर आप काम करना चाहते हैं इसके ऊपर तो आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं इसके ऊपर। फिर एक और सवाल आता है कि अब हम लोग इतना ज्यादा आगे आ गए, वी आर लाइक, हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, अब हमारे पास मे बी एक और रेवोल्यूशन आई जिसे हम लोग शायद नाम दें इन्वायरमेंटल रेवोल्यूशन। लेट्स होप फॉर द वेरी बेस्ट। लेकिन जितना भी हम लोग एमिशंस पहले हम लोग हाई इंक्रीज कर रहे थे फिर अब रिड्यूस करें, ये मैटर क्यों करते हैं? एंड आजकल की इंडस्ट्रीज को जो भी इसको प्रायोरिटाइज नहीं करी, इनको क्यों प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा? अब उस सवाल के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। एमिशन रिडक्शन एक चॉइस नहीं है, अब हर कंट्री की जो इंडस्ट्री है उसके लिए रिक्वायरमेंट बन चुकी है।
कि वो एक तो कंटिन्यूसली ग्रो करे, दूसरा वो इफेक्टिवली तौर पर ग्रो करे, कॉस्ट इफेक्टिव हो, और तीसरा वो कंप्लायंट हो, वो कंप्लायंस के जुमरे के एतबार से और ज्यादा अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। और एक तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए और अपने रेपुटेशन के लिए वो स्ट्रेटेजिक मूव्स को बनाते हैं, जिसके अंदर वो एमिशन को रिड्यूस कर रहे होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। और ये कहा जाता है कि फेलियर जो है, फर्स्टली अगर मैं बात करूं कंप्लायंस के एतबार से, कंप्लायंस पेनल्टीज एंड रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस, तो अगर तो इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेगी, आपको स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं, कंप्लायंस के जिम्मे कैसे रेगुलेशंस के एतबार से, तो उस इंडस्ट्री को अगर जब वो फेल हो जाएगी तो फाइन होगा या उसको एक पेनल्टी लग सकती है। फाइन और पेनल्टी के साथ उसकी नेगेटिव रेपुटेशन भी आएगी। नेगेटिव रेपुटेशन इस तरीके से कि आपके जो न्यूज़ पेपर होगा उसके अंदर आपकी ईपीए को हक है कि दे विल सीज इट, एंड कोई भी उस न्यूज़ पेपर का रिपोर्टर या एक न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर आपकी पिक्चर ले सकते हैं आपकी फैक्ट्री की सील होते हुए, और या तो वो आर्टिकल लिख सकते हैं जिसकी वजह से नेगेटिव रेपुटेशन होती है उस फैक्ट्री की। दूसरा, जब आप ईपीए के एमिशन की गाइडलाइंस के साथ आप कंप्लाई कर रही होती हैं, आप लोकल इंडस्ट्रियल एयर परमिट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही होती हैं, या क्लीन एयर एक्ट जैसे इंडस्ट्रियल कंप्लायंस कर रही होती हैं जो कि यूएस की तरफ से था, बट देन बहुत सारी कंट्रीज ने उससे मोटिवेशन दी थी एंड दे आल्सो स्टार्टेड टू अप्लाई क्लीन एयर एक्ट। तो इन तमाम के साथ आप एक तरीके से प्रॉपर्टी रेगुलेशंस को ऑब्लिगेट कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपकी कोई नेगेटिव रेपुटेशन नहीं होती, उल्टा आपकी ग्रीन इमेज बनी होती है, आपकी ग्रीन बिल्डिंग हो रही होती है कि पीपल स्टार्ट सीइंग एंड स्टार्ट बिल्डिंग ट्रस्ट इन यू, जो कि आपकी कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के एतबार से आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है एंड आपके लिए बेनिफिशियरी है। दूसरा अगर हम बात करें तो आता है कॉस्ट सेविंग्स फ्रॉम एनर्जी एंड फ्यूल एफिशिएंसी। जब हम एमिशन को कट कर रहे होते हैं तो उसकी जो एक फ्लिप साइड होता है, जो उसका एक दूसरा पहलू होता है, वो ये होता है कि हम लोग वेस्टेड एनर्जी को भी रिड्यूस कर रहे होते हैं। अब वो एनर्जी एक तरीके से जो हम लोग वेस्ट कर चुके थे, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अभी जाता हूँ इस रूम से बाहर जाता हूँ, तो मैं अगर लाइट जला कर जा रहा हूँ तो आई एम बेसिकली वेस्टिंग एनर्जी बिकॉज देर इज नो वन अपार्ट फ्रॉम मी। हाँ, अगर मैं एक तरीके से रूम से जा रहा हूँ बाहर और लाइट बंद करके जा रहा हूँ, आई एम रिकन्फर्मिंग कि कोई चीज मेरे रूम के अंदर यूटिलाइज तो नहीं करी एनर्जी को, तो इस तरीके से आई एम रिड्यूसिंग द वेस्टेड एनर्जी। और फिर जब हमारे पास एक ऑप्टिमम फ्यूल कंजम्पशन होती है, या एक तरीके से हमारी जो कंबस्टन एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, तो वो भी रिजल्ट कर रहा होता है एनर्जी एफिशिएंट एयर सिस्टम्स को, जो रिड्यूस कर रहे होते हैं आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट को। और ये भी कहा जाता है कि लाइक आप एमिशन के एतबार से, एमिशंस के एतबार से आप एनालिसिस करते रहें, आप एनालिटिक्स करते रहें, एंड आप ये देखें कि आपकी जो कंपनी है, पहले वो आइडेंटिफाई करे कि आपके कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं या कौन कौन से आपके इनएफिशिएंट मेजर्स हैं जहाँ पर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है एंड बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, आप उसे स्टोर नहीं कर पा रहे। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपकी सेविंग्स होती है, आपके पैसे की बचत होती है, आपके टाइम की बचत होती है। आप इंश्योर करते हो कि आपके पास आपकी कंपनी के अंदर उन चीज़ों को ठीक करने से आपकी कंपनी के जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड है वो हाई हो जाएगा, कि आप अच्छे तरीके से एफिशिएंटली प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट हो जाओगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे कम टाइम के अंदर, एंड आप सपोर्ट कर सकोगे बाकी इंडस्ट्री की सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स को। और तीसरा जो होता है वो होता है इंप्रूविंग ईएसजी परफॉर्मेंस एंड ब्रांड रेपुटेशन। ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो कि इंडस्ट्रियल सस्टेनेबिलिटी को फोकस कर रही होती हैं, या एक तरीके से एफिशिएंट एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट को फोकस कर रही होते हैं, वो ईएसजी प्रोफाइल्स को अपनी सॉलिडिफाई करते हैं। अब ईएसजी क्या है? ईएसजी हमारे पास एक ऐसी डोमेन है इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंदर जिसको आप एक प्रोफेशन के तौर पे भी इख्तियार कर सकते हो। एंड ईएसजी के अंदर बेसिकली वी आर डीलिंग विद इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल सोसाइटी एंड गवर्नेंस। ईएसजी एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। अब सोशल के अंदर फिर हमारे पास सस्टेनेबिलिटी भी आ जाती है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें ईएसजी को, तो ईएसजी हमारे पास, ईएसजी के अंदर हम लोग डील कर रहे होते हैं विद दीज थ्री थिंग्स। आपकी एनवायरमेंट भी आ जाता है, आपका गवर्नेंस भी आ जाता है, आपकी सोसाइटी भी आ जाती है। तो अब जब आप ईएसजी को इम्प्रूव करोगे, जब आप ईएसजी के एक्सपर्ट के साथ बैठोगे, तो एक्सपर्ट्स आपको ये बताएंगे कि हाँ भाई आपकी इंडस्ट्रियल एमिशन जो हो रहे हैं, आप वहाँ पे कहाँ पे आप रिड्यूस कर सकते हो, कौन कहाँ कहाँ पे आपके पास इम्प्रूवमेंट की जगह है। जब आप इसको इम्प्रूव कर लोगे तो आपकी ब्रांड की रेपुटेशन अच्छी होगी, आपके इन्वेस्टर्स जो है वो कॉन्फिडेंटली आपके अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे एंड दे विल बी प्रोवाइडिंग यू विद मोर मनी। ओके,
टेक, जो पहले हम आपको पहले 50% दे देते, नाउ विल बी इन्वेस्टिंग 70% इन योर बिजनेस। एंड एक तरीके से जो ये रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग होगी, ये फिर आपके पास एक क्लियर साइन है कि आपका जो प्लांट है वो सीरियस है। सीरियस किसके लिए? आप अपनी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर और अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर। यस, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू सेव आवर एनवायरमेंट एंड ऑल्सो वी आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ आवर पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के साथ साथ हमारे वर्कर्स की वर्क सेफ्टी का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। और ये इस तरीके से बहुत ज्यादा अटेंशन आपके लिए ग्रैब होती है क्लाइंट्स से, इन्वेस्टर्स से, कि ओके दिस कंपनी इज रियली गुड, वी शुड इन्वेस्ट। ये कंपनी इन्वायरमेंट का ध्यान रखती है, रेपुटेशन इसकी गुड है, लोगों का इसके ऊपर एतबार बहुत अच्छा है, लोगों की सेहत का ध्यान रख रही है, एनवायरमेंट को कंजर्व करने से एमिशन नहीं कर रही, और लास्ट बट नॉट लीस्ट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करिए। ओके, वी शुड पुट मोर फोकस, वी शुड पोर मोर मनी इनटू दिस बिजनेस। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि एनवायरमेंट के एतबार से तो ये बहुत ज्यादा सेव कर रही है, एक तरीके से सब सस्टेनेबिलिटी को भी देख रही है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। जब इन्वेस्टमेंट होगी तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर ये समझेंगे कि दिस कंपनी इज गेटिंग मोर एंड मोर इन्वेस्टेड, सो लेट अस जस्ट सी कि कंपनी बेच कर रही है। सो दे विल बी कमिंग मोर, there will be more attention, there will be more gathering of clients, and they will be ready to take your products or take your services in terms of their menu. So इस तरीके से आपकी कंपनी को फायदा होगा in terms of your investors, in terms of your clients. अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, तो अब सवाल पैदा होता है कि ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है जो हेल्प कर रही होती है मॉनिटर करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए एमिशंस को रियल टाइम के अंदर। तो हमारे पास वही तीन चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं तो टेक्नोलॉजीज जो है एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम, वो रिड्यूस कर रहे थे एमिशन को बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर। किस तरीके से? कि एक तरीके से वो तो रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, और दूसरा वो ऑटोमेटेड डाटा सिस्टम्स को यूज कर रहे होते हैं। ऑटोमेटेड डाटा सिस्टम्स को बता दिया है कि ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम के अंदर उन एक सॉफ्टवेयर फीड होता है जिसको वो कमांड देते रहते हैं। शुरुआत में वो कमांड लिख देते हैं, वो प्रॉम्प्ट दे देते हैं, एंड अल्टीमेटली वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस प्रॉम्प्ट के थ्रू, उस कमांड के थ्रू देख रहा होता है कि एमिशन किस रेट के ऊपर हो रही है। ओके, किस दिन उसने तजावुज किया था, किस दिन ओके वो नॉर्मल है, किस दिन वो रिड्यूस हो रही है। एंड इस वजह से हमारे पास कंप्लायंस की जुमरे के अंदर, हमारे पास वेस्ट को रिड्यूस करने की जुमरे के अंदर, और हमारे पास ऑपरेशनलाइजेशन कॉस्ट के जुमरे के अंदर रिडक्शन आ रही है। कंप्लायंस हमारी बहुत ज्यादा अच्छी होती चली जा रही है इसके अंदर। और सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है IoT सेंसर्स एंड कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, CEMS। अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं। PM है, नॉक्स है, सॉक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। और ये सारों को सारे के सारे रियल टाइम के अंदर मॉनिटर हो सकते हैं बाय IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर से, या फिर हमारे CEMS से। और ये जो ना दोनों इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ये आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के एतबार से। ये ओके, अगर तो आपकी इंडस्ट्री के अंदर खुदा ना खास्ता एबनॉर्मल एमिशन हो रही है तो वो अलार्म रिंग कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि ओके अब लेट अस जस्ट हॉल्ट ऑन प्रोडक्शन, हम थोड़ा सा इसको स्लो कर देते हैं या हम इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, जिससे हमारे पास एबनॉर्मल एमिशन प्रोड्यूस ना हो। और दूसरा, जब हमारे पास एक एयर सेंसर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री होगी, ये सिस्टम्स आपको ज्यादा करेक्टिव एक्शन प्रोवाइड करेंगे। जो नाउ इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस एमिशंस आपको क्या करना चाहिए? सो दे विल आल्सो गाइड ब्लाइंस के जुमरे के अंदर, सस्टेनेबिलिटी के जुमरे के अंदर। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं, वो करते हैं AI बेस्ड नॉर्मली डिटेक्शन फॉर एमिशन स्पाइक्स, कि AI के थ्रू हम किस तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमें भी पता है, एंड वी आर यूटिलाइजिंग AI, वी आर यूजिंग AI इन एवरी फील्ड ऑफ आवर लाइफ, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। चाहे वो थीसिस लिखना हो, चाहे वो रेफरेंसेस देना हो, चाहे वो एक तरीके से किसी क्वेश्चन के ऊपर अटक अगर हम लोग चाहें तो उसके जवाब के लिए हम उससे पूछ रहे हैं। सो हमारा रिलायंस AI के ऊपर बहुत ज्यादा हो गया। अब AI के प्रिडिक्टिव एमिशन मॉनिटरिंग के थ्रू, मतलब कि AI को AI को हम कमांड दें कि आप मॉनिटर करो रियल टाइम डाटा को, लेकिन रियल टाइम एमिशंस को जब आप मॉनिटर कर रहे हो तो हम आपको प्रिडिक्शंस दे रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि ओके नाउ एट दिस मोमेंट यू विल बी प्रिडिक्टिंग इट। तो विद द हेल्प ऑफ AI's प्रिडिक्टिव एमिशन मॉनिटरिंग, आप अलर्ट कर रहे हो
अपने इन्वेस्टर, अपने जो आपके ये वर्कर्स होते हैं कि अब आपकी एमिशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं, तो नाउ यू हैव टू हाल्ट योर प्रोडक्शन। ऑल्सो जब आप शिफ्ट कर रही होती हो अपने पास्ट पैटर्न से करंट डाटा की तरफ, तो एआई आपको एक फोरकास्ट भी बना के दे सकता है। ओके, नाउ आपकी पास्ट के अंदर इतनी ज्यादा एमिशन हो रही थी, प्रेजेंट के अंदर आपकी इतनी एमिशन हो रही है, इन फ्यूचर अगर आपकी यही पेस हुई, अगर आप इतनी ही एफिशिएंसी के अंदर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो now maybe in the 10 days, in the 50 years, in the 2 years, in the 1 year, in the 5 or 6 months, आपकी एमिशन स्टेगनेंट होगी, एक लाइन पे होगी। यहाँ लेट्स सपोज कि आप इसको प्रॉम्प्ट देते हो कि ओके 2 महीने के बाद हमारी प्रोडक्शन स्टेगनेंट थी, इसी लाइन पे हो रही थी, लेकिन तीसरे महीने के अंदर हमारे पास प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो रही है, तो फिर एआई आपको बता देगा कि ओके, तो देन मे बी इट विल emit more but not that much। और इस मेथड की वजह से आप मिनिमाइज कर सकते हो वीओसी के रिस्क को, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिस्क को, और बहुत ज्यादा फ्यूजिटिव एमिशंस को जो बाकी हम रिलीज हो रही होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। एंड फ्यूजिटिव एमिशन से मुराद मेरी होती है हैवी मेटल्स की रिलीज जो हमारे पास हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हो रही है, बिकॉज हैवी मेटल्स की रिलीज को हम लोग प्रॉपरली आप कह लें ट्रीट नहीं कर पाते। एक तो उसका नंबर बहुत ज्यादा कम होता है, दूसरा नंबर होता तो कम है, लेकिन उस नंबर के कम होने की वजह से उसका जो इफेक्ट होता है वो ट्रिपल होता है। इवन इफ इट इज स्मॉल, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। डोज कम है, रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा है। जस्ट लाइक इफ यू हैव स्टडीड इन कोर्स ऑफ साइकोलॉजी, तो आपने एक डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप पढ़ा होगा। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, हमारे पास हेवी मेटल्स का डोज कम होती है, क्वांटिटी कम होती है, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स होता है, जिसका इफेक्ट होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। एंड इतनी क्वांटिटी के अंदर उसका जो इम्पैक्ट होगा हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर, ट्रिपल हो जाएगा। तो एआई उस चीज को कम करने के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, एंड वी आर यूटिलाइजिंग एआई बेस्ड एनोमली। तीसरा जो हम बात करते हैं वो करते हैं क्लाउड रिपोर्टिंग, अलर्ट एंड ऑटोमेटेड कंप्लायंस राउंड। आपकी जो क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स होती हैं, इसके अंदर आप यूटिलाइज करते हो अपने नोड्स को, अपने सुपर कंप्यूटर्स को, वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपको इजी एक्सेस, एंड आप रिपोर्ट कर सकते हो अपने एमिशन क्लाइंस डेटा को, एंड आप रियल टाइम डाटा को भी एक सेंट्रल लोकेशन से ऑब्टेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अपने सुपर कंप्यूटर को एक मान दे सकते हो कि ओके नाउ जस्ट गिव मी द डाटा ऑफ 150 किलोमीटर अवे, जो लोकेशन है आप उस का डाटा ले सकते हो। किस तरीके से कि ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होते हैं सैटेलाइट के साथ, एंड वो सैटेलाइट चूंकि आपकी पूरी अर्थ का चिप डाटा होता है, तो देन दैट सैटेलाइट can provide you the location, can provide you the real time data। अब ये हो सकता है कि हमारे पास वो सैटेलाइट अगर तो रिवॉल्व कर रही है, इसका मतलब वो ये है कि वो रियल टाइम डाटा आपको प्रोवाइड करेगी, लेकिन डिफरेंट लोकेशन का, बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग। और कुछ हमारे पास सैटेलाइट्स ऐसी होती हैं जो कि जब ऊपर जाती हैं स्पेस के अंदर, तो दे गेट स्टॉप, उनके पास वो कमांड नहीं होता कि दे विल रोटेट द अर्थ, एंड दे विल रोटेट लाइक, ये हमारे पास अर्थ है, ये ऐसे रोटेट हो रही होती है अर्थ, तो वो अर्थ के ऊपर रहते हैं, एंड इसे हम लोग नाम देते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। उन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के कमांड दिया जा सकता है कि ओके नाउ विद द हेल्प ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जस्ट गिव अस द लोकेशन, जस्ट गिव अस द डाटा दिस लोकेशन, वो आपको दे देगी। एंड इसके थ्रू हमारे पास ये पता चल सकता है कि हमारे पास वायलेशन कहाँ कहाँ पे ट्रिगर हुई है। और ये सिस्टम जो है सीईएम, जब इन तमाम चीजों के साथ बेसिक क्लाउड बेस्ड सिस्टम के साथ अगर इंटीग्रेट हो जाए, तो ये आपको गारंटी करता है कि आपके डाटा की एक्यूरेसी कितनी ज्यादा है, आप स्क्रीन किस तरीके से कर सकते हो रेगुलेटरी रिपोर्टिंग को, और आप ऑफर किस तरीके से कर सकते हो इंडस्ट्रियल एयर एमिशन की रिडक्शन को इजियर कंप्लायंस के अंदर, ऑपरेशनल सपोर्ट के अंदर, और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि अगर आप ईएसजी के जुमले के अंदर बात करना चाहते हो, या एक तरीके से अगर आप अपने इंटर्न्स को समझाना चाहते हो, तो इन easier words you will let those interns know कि CMS किस तरीके से ये ऑपरेट किस वजह से होता है, how we should operate this, and how we are getting the data, and how we will be analyzing the data to get the real time mission। तो इसके थ्रू हमें पता चल सकता है, हम लोग आसान अल्फाज के अंदर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। So these are the three जिसके थ्रू हमारे पास टेक्नोलॉजीज हमें help दे रही है in order to monitor and reduce the emissions।
जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक और क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि वो लोअर एमिशंस करें. नॉट a single industry can produce zero emissions. हर चीज हमारे पास एमिशन को प्रोड्यूस करेगी, या एक तरीके से लाइक हर चीज हमारे पास वेस्ट प्रोड्यूस करेगी. हाँ, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि लाइक हाउ मच, इन व्हाट अमाउंट, इन व्हाट क्वांटिटी विल दे बी प्रोड्यूसिंग द एमिशंस, और विल दे बी रिलीजिंग द वेस्ट. इट इज अप टू अस. एंड हमारी जिम्मेदारी के मुताबिक हमारी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम लोग इंडस्ट्रीज की प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करें, ताकि वो इंडस्ट्री रादर देन प्रोड्यूसिंग दिस मच एमिशन, इतनी एमिशन को प्रोड्यूस करे, हमारे पास इतना ज्यादा गैप आ जाए. एंड अब इसके अंदर पहले जो आती है वो आती है इसकी ऑप्टिमाइजेशन. इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास की होता है कि हम लोग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करें. तो जो नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं, हर चीज की दो चीजें, लाइक हर प्रोसेस का हमारे पास दो तरीके से इम्पैक्ट आ सकता है. एक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, एक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. सो वी हैव टू मिनिमाइज द नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट. एंड मोस्टली ईआईए के अंदर हम लोग नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को देख रहे होते हैं कि हाउ वी कैन मिनिमाइज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो कि नेगेटिवली हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा होता है. एक दूसरा जो हमारे पास होता है गोल, वो होता है कि हम लोग कॉस्ट रिडक्शन करें. और जब हम प्रोडक्ट की रीडिजाइनिंग करते हैं, इक्विपमेंट्स की सोल्यूशन करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि कम्प्लीटली न्यू होते हैं, एंड जब हम हमारे प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं, एमिशन की रिडक्शन होती है. और हम लोग एक तरीके से टेंजिबल इंप्रूवमेंट्स करते हैं एयर क्वालिटी के के अंदर या एनर्जी परफॉर्मेंस के अंदर. सबसे पहला जो हमारे पास चीज आती है वो ये आती है कि हम अपनी कंबस्शन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें एंड एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन को इम्प्रूव करें. अगर मैं आपको आगे बढ़ने से पहले वैसे बताऊं तो कंबस्शन एफिशिएंसी के अंदर चाइना इस really हमारे पास, मैं इतना इस तरीके से लोगों से मिल रहा हूँ तो मोस्टली भी लोग आ रहे हैं इधर, उनका फोकस ये होता है कि वो एनर्जी सेक्टर के अंदर आ रहे हैं, वो पावर एंड इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर आ रहे हैं. बाय पावर इंजीनियरिंग दे मीन टू से मैकेनिकल साइड के ऊपर आ रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर आ रहे हैं, या एक तरीके से दे आर कमिंग इन टर्म्स ऑफ द थर्मल इंजीनियरिंग साइड. एंड उनका जो मेनली फोकस होता है वो ये होता है कि उन्होंने कंबस्शन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करनी. पाकिस्तान के अंदर हमारे पास ऐसी रिसर्चेज हो रही हैं, कम हो रही हैं, वो उस तरीके से उस सतह पे नहीं आ रही जिस तरीके से उनको हो रही है. आई मेट अ बॉय, ही केम फ्रॉम सिंध, और वो भी सिंध की काफी, आप कह रहे हैं, अंदरूनी यूनिवर्सिटी से आए थे. एंड उनका जो काम था, आई वाज रियली शॉक्ड टू सी कि उन्होंने बीएस के अंदर जो अपनी रिसर्च की थी, हिज रिसर्च वाज ऑन टू इम्प्रूव द कम्बशन एफिशिएंसी फ्रॉम द बायोमास. एंड नाउ हिज रिसर्च फॉर मास्टर्स इज ऑल्सो, वो अपनी उन्हीं रिसर्च को आगे लेके चल रहे हैं लेकिन एक मॉडिफिकेशन के साथ. तो चाइना का हमारे पास आप कह रहे हैं भरोसा, या एक तरीके से उनका जो एक तरीके से एम है वो ये कि उन्होंने कंबशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है. और दूसरा, उन्होंने एनर्जी सेक्टर के अंदर स्टोर करनी है एनर्जी को. लेकिन उसके ऊपर मैं आपके पास एंड पे आऊंगा कि हाउ दे आर वर्किंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज. तो हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है सॉक्स, नॉक्स और कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, मीथेन हो सकती है, और ये सब प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू इनएफिशिएंट कंबस्शन. अब इनएफिशिएंट कंबस्शन क्या है? इनएफिशिएंट कंबस्शन ये होती है कि जब आप किसी चीज को जला रहे होते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर जलती नहीं completely. It will release some gases, like if it is releasing some gases, it will also turn itself into ash, राख के अंदर. सो अब इन तमाम चीजों से लड़ने के लिए वी हैव टू फाइट, एंड फॉर दिस थिंग वी should be turning ourselves towards the fuel air mixture and towards the combustion control of boilers and heaters. हमारे पास जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर बॉयलर्स लगे होते हैं, हमारे पास जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर हीटर्स लगे होते हैं, हम उनके कंबस्टन कंट्रोल के ऊपर, हम उनके फ्यूल एयर मिक्सचर के ऊपर फोकस करें. एंड ये किस तरीके से होता है? ये होता है थ्रू द इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर की मॉडिफिकेशन करके, किसी एक चीज को चेंज करके बॉयलर या हीटर के अंदर. और हमें अटेंशन की जरूरत है, हमें तवज्जो देने की जरूरत है कि किस तरीके से हम लोग एनर्जी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं. और इसके लिए लाइक हमारे पास बहुत ज्यादा पावरफुल सेंसर्स होते हैं जिनको हम लोग बना रहे होते हैं. ऐसे पावरफुल सेंसर्स जो कि एनर्जी को ऑप्टिमम तौर पे प्रोड्यूस करते हैं
जो कि कंबस्टन की एफिशिएंसी को आपके लिए इंक्रीज करते हैं, और एक तरीके से इंडस्ट्रीज के अंदर जो एयर पोल्यूशन के लिए वो एमिशंस को रिलीज कर रहे होते हैं उसको वो कम करते हैं। जो हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास अपग्रेडिंग इक्विपमेंट एंड मिनिमाइजिंग लीकेजेस। हमें हमारे इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। जब हमारे इक्विपमेंट्स को अपग्रेड हो जाएंगे तो देयर विल बी वेरी लेस चांसेस कि हमारे पास वो इक्विपमेंट एमिशंस को रिलीज करेगा। लीक कंट्रोल फ्यूजिटिव एमिशंस के अंदर कंप्रोमाइज होता है हमारे पास, like mostly due to the pipe leakages, due to the some, एक तरीके से अगर आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एक तरीके से होल है, हमारा पूरा का पूरा इक्विपमेंट फॉल्टी हो सकता है, उसके अंदर एरर्स आ सकते हैं। एंड बेशक हमारा कंप्रेसर खराब हो, पंप खराब हो, या इवन वॉल्व खराब हो, या तो हमें उस तमाम चीजें हमारे एमिशन की प्रोडक्शन की तरफ लेके जाएगा। तो अब हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए हमें यही चाहिए होता है कि हम लोग बैग हाउस फिल्ट्रेशन सिस्टम को इस्तेमाल करें या स्क्रबर सिस्टम एमिशन को इस्तेमाल करें। इफ यू विल बी स्टडिंग द कोर्सेज ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज, पीसीटी उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, इन योर इन्वायरमेंटल साइंसेज डिग्री, जो कि एचईसी की तरफ से आपके पास लिस्ट आती है, उसके अंदर आपके पास एक कोर्स होता है पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज का। उसके अंदर आप इन तमाम चीजों को पढ़ते हो कि बैग हाउस फिल्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है, आपके पास स्क्रबर सिस्टम एमिशन क्या होता है, एंड मोस्टली ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज जो होती हैं वो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं कि हाउ द इंडस्ट्री इज फाइटिंग अगेंस्ट एयर पोल्यूशन एंड हाउ दे आर लोअरिंग द प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर एंड VOC एमिशन। और मैं आपको ऐसे बताऊं तो आई रेड माई PCT कोर्स पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज के ऊपर मैंने जो कोर्स पढ़ा था, आई रेड इट इन माई 8th सेमेस्टर, एंड दिस कोर्स रियली ओपनड लोड्स ऑफ, आप कह लें, डोर्स फॉर मी इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग की इंडस्ट्रीज किस तरीके से काम कर रही होती हैं। इंडस्ट्रीज को जो हमारे पास आप कह लें ग्रेजुएट्स चाहिए होते हैं, वो उन ग्रेजुएट्स के अंदर क्या देखना चाहते हैं, उनकी सलाहियतें क्या देखना चाहते हैं, एंड बेसिकली दे जस्ट वांट टू सी द स्किल्स। उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि आपके पास नॉलेज है या नहीं है। हाँ, अगर आपके पास एक तरीके से यू हैव द स्किल्स टू लोअर द एमिशन, टू लोअर द वेस्ट जनरेशन, टू लोअर द हमारे पास एफ्लुएंट्स, वेस्ट एफ्लुएंट्स, दे विल अपॉइंट यू एंड दे विल क्विट यू। सो अब आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है प्रोसेस रीडिजाइन एंड क्लीनर प्रोडक्शन वर्कफ्लोज का। जब हम लोग हमारे पूरी की पूरी फैक्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारे पास बेटर ऑप्टिमाइजेशन की चांसेस होते हैं, एज इन टर्म्स ऑफ कि हम लोग बहुत ही कम पोल्यूशन के बाय प्रोडक्ट्स बनाएंगे। एंड जब हम लोग पोल्यूशन के कम बाय प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं तो हम लोग पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और हम लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैटालिटिक ऑक्सीडाइजर्स। एंड जब हम इन तमाम आप कह रहे प्रोसेसेस को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं विद द बेस्ट अवेलेबल कंट्रोल टेक्नोलॉजी BACT, तो हम लोग ये रियलाइज करते हैं कि हम लोग किस तरीके से एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हम लोग हमारी जो एफिशिएंसी है वो किस तरीके से इंप्रूव हो सकती है। सो दिस इज द थिंग। अब अगर हम आगे आगे बढ़े तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में आता है कि हाउ कैन मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज रिड्यूस द इंडस्ट्रियल एमिशन। लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। हमारे पास हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू हम लोग हमारी एमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो टेक्निक आती है वो आती है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस टू अवॉइड हाई एमिशन फेलियर्स। अब हमारे पास अगर एक प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस अप्रोच होगी तो इसका मतलब ये है कि हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं ऐसे इंसिडेंट्स को जहां पे हमारे पास पोटेंशियली हमारा इक्विपमेंट फेल हो सकता है। अब जब अगर वो फेल हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो हाई एमिशंस को कॉज करेगा। तो ये जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस अप्रोच है, इसका मतलब वी कैन हेल्प इन ऑर्डर टू फाइट। अब प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस अप्रोच क्या है? प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस अप्रोच से मुराद ये है कि हम लोग हमारी इंडस्ट्रीज के ऑडिट्स करें, एंड हम लोग हमारी इंडस्ट्रीज के क्वार्टरली ऑडिट्स करें। जब क्वार्टरली ऑडिट्स कर रहे होंगे तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि हमारा कौन कौन सा इक्विपमेंट जो है जिसको अपग्रेडेशन की जरूरत है या जिसको दोबारा से उसकी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो ये चीज है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट के बारे में बात करें या इसी के ऊपर मजीद थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप मॉनिटर कर रहे होते हैं स्ट्रेटेजिकली आपके एनालिटिक्स के साथ और सेंसर डेटा के साथ, तो आप बहुत ज्यादा सर्विस गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और इन तमाम चीजों को आप
लिंकअप कर सकते हो विद द ISO 14001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब ISO 14001 क्या है? ISO क्या है? बेसिकली ISO इज अ सर्टिफिकेशन बॉडी एंड इसका जो नाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हर फील्ड के एतबार से स्टैंडर्ड सेट कर देती है। एंड अगर वो आप सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो द इंडस्ट्रीज कॉन्टेक्ट यू कि आप उनकी इंडस्ट्रीज के अंदर आए एंड आप वो ऑडिट्स कॉल करें, आप वो ऑडिट्स को लीड करें, आप उन ऑडिट्स को ऑर्गेनाइज करें। अब ISO के अंदर जो 14 सीरीज है वो इन्वायरमेंट के साथ लिंक है एंड 14001 इज बेसिकली रिलेटेड टू EMS इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आप अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज के रिगार्डिंग रिलेटेड है, तो आप उसके अंदर बाय फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ बाय फॉलोइंग द रूल्स रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ISO 14001 आप ये देखेंगे कि वो इंडस्ट्री एयर को कितना ज्यादा पोल्यूट कर रही है, आपके वाटर के अंदर कितना ज्यादा एफ्लुएंट्स को रिलीज कर रही है, और आपकी सॉइल किस तरीके से डिग्रेड हो रही है, उसकी सराउंडिंग सॉइल। एंड देन जब अगर वो नहीं कर रही, फेल नहीं कर रही, तो आप उसको सर्टिफिकेशन देते हैं कि आप गुड हैं, यू आर गुड टू गो एंड योर आपका जो इक्विपमेंट है उसको किसी तरीके से मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके एक तरीके से इक्विपमेंट को जरूरत है मॉडिफिकेशन की, तो आप फिर उस ऑडिट के अंदर उनको रिपोर्ट शाया करते हैं, जिसके अंदर आप ये बताते हैं कि आपका ऑडिट हो तो गया, लेकिन यहाँ पे आपके पास रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, आपको वो करनी पड़ेगी। एंड जो आपकी कह लें इंडस्ट्रीज ISO 14001 के ऑडिट्स करवाती हैं, तो फिर उनको ये जरूरत होती है, ये लाजमन उनको फिर ये करवाना पड़ता है आप कह लें मेंटेनेंस। 3 चीजें हैं जिसके अंदर आप लोग अभी अपना एक तरीके से राइट आफ्टर बैचलर्स अपनी प्रोफेशनलिज्म के अंदर अर्ली करियर प्रोफेशनल बन सकते हैं आप, और ISO के अंदर ही है। 14001 आपके मैनेजमेंट सिस्टम के साथ लिंक है जो कि इन्वायरमेंट को डील कर रहा है। ISO 9000 की जो सीरीज है 9001 9001 वो आपके एनर्जी सेक्टर को लीड कर रहे हैं, आपके एनर्जी सेक्टर के साथ लिंक है। एंड ISO 45001 दैट इज लिंक टू द पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। तीनों के अंदर अगर आप इन्वायरमेंटल साइंसेस से के ग्रेजुएट्स हैं या उनके स्टूडेंट्स हैं, तो यू कैन गेट इजीली एनरोल्ड एंड आप आराम से इन सर्टिफिकेशन को करके कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर हो, मिडिल ईस्टर्न रीजन के अंदर हो, चाहे वो यूरोपियन रीजन के अंदर हो, चाहे वो US के अंदर हो, चाहे वो इवन पाकिस्तान के अंदर ही क्यों ना हो, दे विल कॉन्टेक्ट यू टू बी देयर ऑडिटर, या आपको वो कॉल करेंगे कि आप हमारे पास आए एंड आप हमारी पूरी इंडस्ट्री का ऑडिट करेंगे। 14001 इज फॉर एनवायरमेंट, 9000 की जो सीरीज है वो एनर्जी के लिए, 45000 की जो सीरीज है हमारे पास वो पब्लिक हेल्थ के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉल्टी वॉल्व्स, मोटर्स एंड बॉयलर्स एंड कंप्रेसर्स। हमारे पास जब सोर्सेज हमें पता चल जाती हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास इक्विपमेंट हमारा फॉल्टी है एंड उस फॉल्टी इक्विपमेंट के अंदर हमारे पास वॉल्व्स आ सकते हैं, मोटर्स आ सकते हैं, कंप्रेसर्स आ सकते हैं। तो हम लोग एयर फिल्ट्रेशन की इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके डिटेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग CMS का इस्तेमाल करके हम ये पता कर सकते हमें ये पता चल सकता है कि हमारे पास हमारा कौन सा इक्विपमेंट फॉल्टी है, हम उसको किस तरीके से मेंटेन करें। एंड जब हमारे इक्विपमेंट को रेगुलरली मेंटेन कर रहे होंगे, तो हम लोग एफिशिएंसी क्रिएट करेंगे, हमारे पास एयर एमिशन सिस्टम के अंदर रिडक्शन नजर आएगी, एंड हम लोग वर्कर की सेफ्टी के ऊपर भी फोकस करेंगे, एंड हम लोग EPA के एमिशन स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी कंप्लाई कर सकेंगे पूरे तरीके से। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है हमारे पास लिंकिंग APM एंड मेंटेनेंस डेटा विद एमिशन मॉनिटरिंग। जब हम कंबाइन कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस एसेट्स को बॉयलर के साथ, तो APM सिस्टम्स जो होते हैं वो ऑफर कर रहे होते हैं आपको एक कंप्लीट व्यू इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस का, एंड आप ट्रैक कर सकते हो इक्विपमेंट की हेल्थ अगेंस्ट एमिशंस, एंड आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो मेंटेनेंस को। और ये जो डाटा ड्रिवन हमारे पास अप्रोच होती है, ये हमारे पास रियल टाइम आप कह लें एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के साथ आती है, एंड आपको इंडस्ट्रियल सस्टेनेबल प्रोसेसेस के अंदर एफिशिएंसी देती है। दे रियली हेल्प यू अ लॉट। दूसरा, अगर मैं आपके पास मजीद आगे बढ़ूं, तो आपके पास
जो मैं क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन की बात कर रहा था, इसके अंदर यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा आगे चली गई है, एंड यू कैन हैव योर मास्टर्स डिग्री, यू कैन हैव योर इन दिस होल फील्ड, रिसोर्स एफिशिएंट एंड क्लीनर प्रोडक्शन के अंदर। एंड इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर हमारे पास ज्यादा काम नहीं हुआ हुआ। तो दिस इज द होल डोमेन। RECP इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो RECP बेसिकली इज अ डोमेन जो कि हमारे पास रिलीज हुई थी, या जो जिसको इंट्रोड्यूस करवाया है हमारे पास यूरोपियन यूनियन ने। अब RECP के अंदर हमारे पास इसकी जो पूरी फॉर्म थी वो है रिसोर्स एफिशिएंट एंड क्लीनर प्रोडक्शन। ये रेफर इसलिए करती है, या ये रेफर करती है, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये कंटिन्यूस एप्लीकेशन है प्रिवेंटिव इन्वायरमेंटल स्ट्रेटजीज की। ऐसी इन्वायरमेंटल स्ट्रेटजी जिसको आप फॉलो कर सकते हो प्रोसेसेस के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर या सर्विसेज के अंदर, ताकि आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। अब एफिशिएंसी किस चीज के अंदर इंप्रूव हो, कि आप किस तरीके से उस मटेरियल को यूज करोगे, आप किस तरीके से वाटर को यूज कर सकते हो, एंड हाउ और हाउ मच एनर्जी यू विल यूटिलाइज टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, एंड आखिर तौर तरीके से कंपेटिटिवनेस। हम कंपेटिटिवनेस क्यों आप इम्प्रूव करोगे, आप इसमें इम्प्रूव करोगे ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टैंड टॉल करे विद द प्रोडक्ट्स ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। कि अगर आपके प्रोडक्ट को कोई कंपेयर करे विद अदर प्रोडक्ट, विद अदर इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट, तो आपका प्रोडक्ट स्टैंड टॉल करे एंड लोग आपके प्रोडक्ट को ज्यादा लें एज कम्पेयर टू द अदर इंडस्ट्रीज। इसकी जो एप्लीकेशन होती है वो लीड कर रही होती है कि आप पोल्यूशन के अंदर उसको रिडक्शन करो, आप वेस्ट को कम जनरेट करो, और आप रिड्यूस करो ऐसे थ्रेट्स को या रिस्क को जो कि ह्यूमंस के लिए और इन्वायरमेंट के लिए दोनों के लिए खतरनाक है। और फिर हमारे पास यूरोपियन यूनियन ने एक चीज निकाली थी जिसका नाम था यूरोपियन यूनियन फॉर इन्वायरमेंट, EU फॉर इन्वायरमेंट। उन्होंने इसका जो एम था वो ये था कि आप आइडेंटिफाई करो, ट्रेन करो और कोच करो ऐसे नेशनल एक्सपर्ट्स को जो RECP मेथड्स के अंदर, उनके एप्लीकेशंस के अंदर, उनके रिसोर्स एफिशिएंसी टॉपिक्स के ऊपर स्पेशलाइजेशन रखते हैं। इससे क्या होगा, इससे अवेयरनेस रेज होगी उनके पास, वो इम्प्रूव कर सकेंगे अंडरस्टैंडिंग को सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर। एंड सर्कुलर इकोनॉमी की प्रैक्टिसेस के अंदर और बेनिफिट्स के अंदर वो नेशनल और रीजनल लेवल्स के ऊपर आपके इंटरप्राइजेस खोल सकते हैं, वो इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। सिविल सोसाइटीज सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज हमारे पास सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर काम कर सकती हैं। एंड इन तमाम तौर तरीके से हमारे पास जो प्रैक्टिसेस होंगी वो लीड करेंगी कि आपकी जो रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो सके, एंड आपकी जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है वो RECP के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट हो सके कि योर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इज टॉप द चार्ट्स। और फिर हमारे पास इसके अंदर मजीद चीजें आती हैं, इफ वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास फिर आता है इको इंडस्ट्रियल पार्क्स का कॉन्सेप्ट। अब इको इंडस्ट्रियल पार्क्स क्या है, ऐसे पार्क्स जो कि इंडस्ट्रीज का भी पार्ट है बट दे आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। इसके अंदर फिर मैं वैसे ही समझता हूँ कि व्हेन यू मॉडिफाई योर इंडस्ट्रीज टू दैट एक्सटेंट कि वो बहुत ज्यादा लेसर एमिशन को प्रोड्यूस कर रही हैं, वो बहुत ज्यादा लेस वेस्ट को जनरेट कर रही हैं, सो दे कैन कॉल ऑल द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कि वो आए, उनके साथ आइदर इंटर्नशिप करें, उनके साथ आइदर वो उनका इंडस्ट्री का विजिट इंटर्नशिप क्यों ना कर लें। एंड इससे क्या होता है, इससे इम्प्लीमेंट होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा इकोनॉमिक जोन्स बनते हैं, हमारे पास हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर इस चीज का रुझान बनता है कि आइदर दे शुड राइट आफ्टर देयर बैचलर्स ऑफ मास्टर्स get into the industrial side, or they should get stay busy in the research side। तो उनके पास एक हमारे पास के लिए एक नया पाथवे आ जाता है, एंड इससे फिर हमारे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि फिर उन लोगों को फिर आगे इंडस्ट्रियल पार्क्स के अंदर रोल्स मिल जाते हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर रोल्स मिल जाते हैं, एंड वो फिर ऑफर कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो कॉमन फैसिलिटीज होती हैं हम उनको मैनेज कर सकें अच्छे तरीके से। एंड जब हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं और मैनेज कर रहे होते हैं वेस्ट को, रिसोर्सेज को पार्क के लेवल के ऊपर, तो ज्यादा आगे जाके हम लोग फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को, रिसाइकलिंग के ऑप्शंस को और ज्यादा यकीनी तौर पे बेहतर बना लेते हैं। एंड फिर हम लोग ये कंसिडर करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट कि इको इंडस्ट्रियल जो पार्क्स होते हैं हमारे पास वो सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं सर्कुलर इकोनॉमी को। और एक इको इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है वो सॉल्यूशंस को ऑफर कर रही होती है कि किस तरीके से आप एक मटेरियल को रीयूज कर सकते हो, एक प्रोडक्ट को रीयूज कर सकते हो, और अल्टीमेटली वाटर को रीयूज कर सकते हो।
अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो वेल इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वाटर यूटिलाइजेशन, लेकिन आई वाज इन अ वर्कशॉप इन नस्ट बिफोर कमिंग बैक, बिफोर कमिंग हियर टू चाइना। गालिबन ये बात अप्रैल की, एंड आई वाज इनवाइटेड बाय माय प्रोफेसर, जो कि मुझे जिन्होंने हमें पहले पढ़ाया था कायद आजमी यूनिवर्सिटी के अंदर, एक बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। And my professor said, like, Daniel, this is a workshop that is going to be organized by me. You should come. So I went there, and that workshop was on the water thing, basically the water thing. And then I got to know there कि how Nust is utilizing the water. जो Nust का waste water है, वो सारा का सारा recycle होता है, and that recycled water is being watered to the plants. वो फिर पौधों को दिया जाता है, वो सारा का सारा recycled water. And NUST is the very first university to take this initiative at Pakistan level. And इससे फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल सिम्बियोसिस को बेनिफिट होता है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ बिफोर आगे आगे बढ़ने से पहले। क्या आपको पता है कि इंडस्ट्रियल सिम्बियोसिस का कॉन्सेप्ट क्या है? एंड अगर मैं वैसे बात करूँ तो इंडस्ट्रियल सिम्बियोसिस के अंदर आपका एक प्रॉपरली प्रोफेशन बन सकता है, लाइक प्रोफेशन का है या कंपनी का है। यू कैन बी अ प्रोफेशन इंडिपेंडेंटली, or you can like open a company. Just let me know if you know the concept of industrial symbiosis. Yes or no? Guys, आप गलत बोलोगे। It's nothing. Just yes or no. I'm not judging. We are all the students of knowledge, and we are here to learn from each other. It's not just me who wants to speak. I also want to hear from all of you, and I also want to see that you are interested in this thing as well. I know it might be somehow uh, boring. Ms. Suba, the question that I asked that is like, do you know the concept of industrial symbiosis? Ms. Fatma कह रही है no. Okay. So, well, the concept of industrial symbiosis, I learned it in the course, in my course of pollution control technologies. So, industrial symbiosis का concept ऐसा है कि हमारे पास अगर एक कंपनी का, लाइक हमारे पास वेरियस इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। हर कंट्री, हर इंडस्ट्री हमारे पास किसी ना किसी मद के अंदर वेस्ट को जनरेट करती है। अब लेट्स सपोज इंडस्ट्री ए का वेस्ट बाय जो हमारे पास वेस्ट जनरेट हुआ है वो रॉ मटेरियल होगा इंडस्ट्री बी के लिए। सो बी बीइंग द ब्रिज, हम लोग इंडस्ट्रियल ए के पास जाएंगे, इंडस्ट्री ए के पास जाएंगे, हम उनको कहेंगे कि वी विल यूज दिस, वी विल यूज योर वेस्ट, गिव योर वेस्ट, एंड इंडस्ट्री भी खुश हो जाएगी कि ओके यू आर क्रिएटिंग द वेस्ट एंड हमारे पास बर्डन कम हो जाएगा। वही वेस्ट आप इंडस्ट्री बी को दोगे ताकि वो वेस्ट जो पहले एक तरीके से इंडस्ट्री ए के लिए वेस्ट कंसीडर हो रहा था, इंडस्ट्री बी के लिए वो रॉ मटेरियल कंसीडर होगा। एंड वो वेस्ट फिर जब इंडस्ट्री बी के पास रॉ मटेरियल कंसीडर होगा, इंडस्ट्री बी आप कह लें प्रोडक्ट बनाएगी, एंड इंडस्ट्री बी फिर जो प्रोडक्ट बनाएगी उसके साथ वेस्ट जनरेट होगा। वो वेस्ट इंडस्ट्री सी के लिए रॉ मटेरियल यूज होगा, इंडस्ट्री सी का वेस्ट इंडस्ट्री डी के लिए रॉ मटेरियल यूज होगा, और इंडस्ट्री डी का जो वेस्ट होगा वो दोबारा से इंडस्ट्री ए के लिए रॉ मटेरियल यूज होगा। सो दिस इज जस्ट लाइक अ साइकिल, लेकिन डिफरेंट इंडस्ट्रीज के दरमियान। एंड मेरे पास अगर वो पिक्चर होगी, इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द वेरी बेस्ट, जो मैंने अपने कोर्स के अंदर पढ़ी थी, तो मैं आपको वो जरूर शेयर करूंगा। एंड वो मेरे पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इंडस्ट्रियल सिम्बियोसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो जर्मनी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चल रहा है। एंड इसके अंदर लाइक माय प्रोफेसर टोल्ड मी कि even the seen like people from bachelors can just open a company and they can make a like good fortune by making or by working in the concept of industrial symbiosis, and it is really a great concept. I will
सर्च फॉर द पिक्चर, जिस तरीके से आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाए कि इंडस्ट्रियल सिम्बियोसिस किस तरीके से ऑपरेट होती है। और फिर जो हमारे पास ये RECP की अप्रोच है, ये एम इसका क्या है, वो एम ये है कि ये इंडस्ट्रीज को मदद दे कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर सकती हैं ताकि वेस्ट प्रिवेंशन हो सके फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर। क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी का जो एम है अल्टीमेटली वो ये है कि आपने वेस्ट को प्रिवेंट करना है, आपने वेस्ट को प्रोड्यूस ही होने नहीं देना। बट वी कैन नॉट मेक दिस कम ट्रू अल्टीमेटली, और वेस्ट विल बी प्रोड्यूस्ड, लेकिन वेस्ट को हमने बहुत ही कम अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस करना है। और दूसरा इसका जो एम है वो ये कि इसने एंटरप्राइजेस को प्रिपेयर करना है कि वो रीयूज करें, वो एक तरीके से जो रेजिड्यूज प्रोड्यूस हो रही हैं, उनके जो रेजिड्यूल्स होती हैं, जो वेस्ट रेजिड्यूज प्रोड्यूस होते हैं, उनको वो री इंट्रोड्यूस करें अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू चेन के अंदर, और इसके थ्रू वो इंडस्ट्रियल की वेस्ट मैपिंग करें। एक ये ऐसा टूल होता है जिसके अंदर आप एक तरीके से मेंटेन कर रही होती हो वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज को, लाइक आप रिसोर्स की फोकियत देते हो उसको, रिसोर्स को, रिसोर्स की अहमियत तो समझते हो, एंड आप उसको वेस्ट बनने से रोकते हो। आप ये समझते हो कि नहीं, ओके, मे बी आई कैन यूज दिस थिंग इन अनदर पर्पस, ताकि मेरा जो पैसा लग रहा हो उस चीज को बाय करने के लिए, उस रॉ मटेरियल को बाय करने के लिए, मैं इसको यहाँ से पूरा कर लूँ। और इंडस्ट्रियल वेस्ट मैपिंग के अंदर आप असेस कर रही होते हो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज किस तरीके से वेस्ट जनरेट करी है, कितना वेस्ट जनरेट करी है। आप इवेलुएट कर रहे होते हो कि वेस्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, एंड आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को जहाँ पे आप सर्कुलर इकोनॉमी की प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब सर्कुलर इकोनॉमी की प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है? सर्कुलर इकोनॉमी की प्रैक्टिसेस है रीमैन्युफैक्चरिंग, सर्कुलर इकोनॉमी की प्रैक्टिसेस है रिसाइकलिंग, सर्कुलर इकोनॉमी की जो प्रैक्टिस है उसके अंदर इंडस्ट्रियल सिम्बियोसिस भी आती है हमारे पास। अब फिर एक और चीज आती है कि इसके अंदर फिर हमारे पास वेरियस रिकवरी स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं कि हाउ यू कैन रिकवर दैट वेस्ट। और इसका जो फिर रिजल्ट होता है, जिसका नतीजा होता है, वो ये होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, एंड आप इंडस्ट्रीज को फिर उनके वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स डिजाइन कर सकते हो आप उनके लिए। एंड वंस उनके जो प्लान्स हैं वो डिजाइन हो जाते हैं तो आप उनको इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। सो दिस इज लाइक अ होल न्यू बिजनेस थिंग फॉर द अर्ली करियर प्रोफेशनल्स, अगर वो इस चीज में आना चाहते हैं। थोड़ा सा मुश्किल ये है, लेकिन एक तरीके से अगर वो आ जाते हैं तो इट्स रियली गुड फॉर देम। आपके पास कंट्री की जो हमारे पास एग्जांपल है, जो मिसाल है, वो जर्मनी की है कि जर्मनी किस तरीके से हमारे पास इंडस्ट्रियल सिम्बियोसिस को कर रहा है, एंड वो बहुत अच्छा जा रहा है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। If you will be having any question, feel free to ask me on my Gmail, on my LinkedIn. I know I was very not active on LinkedIn these days, but now I will be getting active on LinkedIn. थोड़ा सा बिजी था ड्यू टू माय रिसर्च एंड ड्यू टू माय सेमेस्टर, लेकिन अब चूंकि मेरी रिसर्च एक तरीके से स्टार्ट हो चुकी है एंड मेरा सेमेस्टर खत्म हो चुका है, सो नाउ आई विल बी गेटिंग बैक टू लिंक्डइन। अब आप लोगों के सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन, रिगार्डिंग एक तरीके से इंडस्ट्रियल एमिशन। अगर आप लोग काम करना चाहते हैं इस चीज़ के अंदर तो इट्स अ रियली गुड थिंग फॉर यू। पाकिस्तान के अंदर सैडली हमारे पास ये है कि सॉइल साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा है, हमारे पास वाटर साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा है, हमारे पास एनर्जी के ऊपर भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन वाली साइड के ऊपर हमारे पास लोग बहुत कम है। तो ये चीज़ है हमारे पास, एक नया दरवाजा है आप लोगों के लिए, काम कर सकते हैं इसके ऊपर। और दूसरा, अगर आप एक तरीके से चाइना के अंदर आना चाहते हैं और आपका ताल्लुक इन्वायरमेंट के साथ है, या बेशक अगर आपका ताल्लुक थर्मल इंजीनियरिंग से या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या सिविल इंजीनियरिंग से ही क्यों ना हो, या बेशक अगर आपका ताल्लुक एनर्जी के सेक्टर से है, देयर इज अ कम्प्लीटली न्यू डोमेन जिसको नाम दिया जाता है एनर्जी स्टोरेज। हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं, हम लोग एनर्जी को रिकवर कर रहे हैं, बट देर इज नॉट दैट मच रिसर्च डन कि किस तरीके से एनर्जी स्टोर हो सकती है। माई यूनिवर्सिटी ओपनड माई यूनिवर्सिटी इज लाइक द वेरी फर्स्ट यूनिवर्सिटी हियर इन चाइना ऑल ओवर, जिन्होंने एक तरीके से मास्टर्स को और पीएचडी को ओपन किया है, एंड दे आर ऑफरिंग द सीट्स ऑफ मास्टर्स एंड पीएचडी इन एनर्जी स्टोरेज वाली जो फील्ड है। तो आप उस चीज के अंदर भी काम कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक योर नेम।
either being in China, by staying in China, or by going back to Pakistan if after your master's or completion of your PhD. So this is all from my side. कोई सवाल होगा आपका तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई सवाल नहीं होगा तो तब भी if you want any guidance, I will be there on WhatsApp, on Gmail, and on LinkedIn as well. Inshallah, I will try to stay active on LinkedIn from now on. And apologies for not accepting your request. I saw some of the requests. I will be accepting them today, and then आप सभी से मुलाकात होती है. And for all of you, please do not leave the WhatsApp group. There are some things that have been designed for you. I guess आपको मेरी टीम या मैं पहुंचा देंगे. एंड आपके जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो आपको 3 से 4 दिन के अंदर मिल जाएंगे. एंड सो दैट्स व्हाई डू नॉट लीव द ग्रुप. I wish you all the very best, and I would love to see you all in the coming week. And I believe कि आप लोग ज़रूर आएंगे. So मेरी तरफ से ये वर्कशॉप सीरीज का इख्तिताम था. फिर मुलाकात होगी किसी नई वर्कशॉप सीरीज के अंदर, किसी नई फेलोशिप के अंदर, किसी नई वेबिनार के अंदर, या किसी नए फिजिकल इवेंट के अंदर, या किसी नई सर्टिफिकेशन के अंदर. अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा. खुदा ताला के ईमान के अंदर. Thank you so much for attending today's session, and thank you so much for attending all the workshop series. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस वर्कशॉप जो हम लोगों ने की हैं उनसे कुछ ना कुछ तौर तरीके से फायदा हुआ हो. And you have learned something from these workshop series. And personally speaking, I have learned some of the really good things from all of you. So thank you so much. I look forward to seeing you all, inshallah, in the future plans. So this is Muhammad Daniel Kamal officially signing off from this workshop series. Thank you so much. Good night. Shabakhair.